बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और सितंबर 2023 के महीने की आज 8वीं तारीख़ है। आज के व्लॉग में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे, कुछ हालिया फ़ैसले, कुछ पिछले फ़ैसले और जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसके बारे में कुछ बात करेंगे और इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, उसको फिर किसी वक़्त पे उठा के रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ बड़ी मिक्स है। इसमें अच्छे जज भी आए, इसमें बुरे जज भी आए, इसमें अच्छे फ़ैसले भी हुए, इसमें इंतहाई गलत फ़ैसले भी हुए। तो ज़्यादा तारीख़ में नहीं जाते क्योंकि हालिया जो अदलिया का इस वक़्त किरदार है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में जस्टिस मुनीर जैसे जस्टिस भी आए हैं। जस्टिस नसीम हसन शाह जैसे जस्टिस भी आए हैं, जिनके फ़ैसलों का आज भी मज़ाक उड़ाया जाता है, जिनकी मिसालें दी जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने मफादात की खातिर या लालच में या धौंस ज़बरदस्ती के ज़रिए से उनसे फ़ैसले लिए गए और उन्होंने मनपसंद फ़ैसले किए जो उस वक़्त के हुक्मरान थे उनके बारे में। इस किस्म के जजेस हमारे यहाँ बहुत हैं। फिर और भी जजेस हमारे पास, जस्टिस कॉर्नेलियस थे, हमारे पास जस्टिस रुस्तम कयानी, अगरचे वो आला तरीन अदलिया तक नहीं पहुँचे लेकिन उनकी मिसाल दी जाती है। इसके अलावा हमारे मतलब जजेस के अब किस-किस के नाम लूँ? हमारी मिक्स, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मिक्स तारीख़ है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस एक टेस्ट केस के तौर पर आप पेश कर सकते हैं जिसमें उन्हें सज़ाए मौत हुई। जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें सज़ाए मौत जिन हालात में दी और जिस तरह से दी और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जिसकी नज़ीरें आज भी दी जाती हैं कि ना तो बेंच पूरा था, कुछ बीमार थे, कुछ रुखसत पे थे, कोई रिटायर हो गए थे। 7 जजेस थे, जिनमें से चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब जो शोमिये किस्मत से हमारे ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी सरबराही में ये बेंच था जिसमें 3 जजेस ने उन्हें बरी करने का फ़ैसला किया कि भुट्टो साहब पर सज़ा साबित नहीं होती, जुर्म साबित नहीं होता, और 3 जजेस ने कहा कि जुर्म साबित होता है, लिहाज़ा लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस मौलवी मुश्ताक का फ़ैसला बरकरार रखा जाए। कास्टिंग वोट चीफ जस्टिस का बन गया और चीफ जस्टिस साहब ने वो जिस तरह से फ़ैसला किया और फिर वो कलम चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने तोहफ़े में माँग लिया था, जिससे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का फ़ैसला हाई कोर्ट का बरकरार रखा गया था। वो अपनी जगह एक तारीख़ है और ये भी तारीख़ है कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर-ए-आज़म बनी थीं, तो उसके बाद उन्होंने आला तरीन अदलिया से रेड हॉटलाइन प्रेसिडेंसी को वापस भिजवाई थी, जो सदर ज़िया साहब के ज़माने में हाई कोर्ट और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास होती थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो किससे इंस्ट्रक्शंस लेते थे और ये फ़ैसले उन्होंने कैसे किए। ये एक पुरानी तारीख़ है, मिक्स आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बड़े-बड़े अच्छे फ़ैसले भी आए हैं और इंतहाई गलत फ़ैसले भी हुए हैं। कानून की अमलदारी का मकसद ये होता है कि ये हर एक के लिए यकसा हो, गरीब के लिए हो, अमीर के लिए हो, ताकतवर के लिए हो, कमज़ोर के लिए हो, बल्कि कानून के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसे मज़लूम के साथ और कमज़ोर के साथ ज़्यादा खड़ा होना चाहिए। उसकी तरफ ज़्यादा इसकी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक लंबी बहस है। मौजूदा हालात में चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का वक़्त है, उनके चल-चलाव का वक़्त है, ग़ालिबन अलविदाई तक़रीबात और पार्टियाँ भी शुरू हो गई होंगी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने अपना ये जो उनका चीफ जस्टिसी का दौर था, उन्होंने कैसे गुज़ारा? कुछ फ़ैसले उन्होंने बड़े दबंग किए, आधी रात को अदालतें भी खोल दी और उस पे बड़ी दाद व तहसीन भी वसूल की और वो फ़ैसले फ़ौरन इम्प्लीमेंट भी हो गए या करवा लिए गए, जैसे भी आप कहें। लेकिन बाज़ फ़ैसले ऐसे जो कि ऐन कानून और आइन के मुताबिक उसकी तशरीह करते हुए उन्होंने किए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें ना जाने क्या हिचकिचाहट थी जो मेरी समझ से बाहर है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो आइन की तशरीह करते हुए फ़ैसला दे सकती है। वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो या ना हो, उसके लिए उन्हें इंतज़ामी कारिंदों की ज़रूरत होती है, एक मशीनरी की ज़रूरत होती है जो उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाए। अब अगर वो इंतज़ामिया या वो मशीनरी चीफ़ जस्टिस साहब बंदयाल साहब के काबू में नहीं थी, तो ये बात समझ में आ सकती है कि उनके फ़ैसले इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती कि जो फ़ैसले दुरुस्त थे, वो उन्होंने डिले क्यों किए या उन्होंने क्यों नहीं दिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मई में 2023 में उन्होंने ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी थी कि आप इस तारीख के अंदर-अंदर पंजाब और केपी की असेंबलीज़ में इंतखाबात करवाएँ, तो ये कानून और आइन के ऐन मुताबिक था। 90 दिन में उन्होंने तकरीबन 2 हफ़्ते की रिलैक्सेशन दी थी क्योंकि इन दोनों
निगरान हुकूमतों की हठधर्मी की वजह से वो मामला 90 दिन से ज़रा आगे चला गया, लेकिन बहरहाल एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल कहते हैं, तो वो एक्सेप्शन दी जज साहब ने, वो चीफ साहब ने, उनका इख्तियार था। समझ में मुझे ये नहीं आया कि जब ये डेडलाइन ब्रीच हो गई और इस डेडलाइन से जो चीफ जस्टिस साहब ने दी थी उससे आगे निकल गया वक्त, तो मेरी नज़र में 15 मई को, अगले दिन 16 मई को, जब भी उनका दिल करता, उन्हें सिर्फ एक फैसला लिखना था, और वो ये था कि उनकी हुक्म अदूली की वजह से वजीर आजम समेत पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की है। उसमें उन्हें तलब किया जाता और शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट हाजिर होकर एक्सप्लेन करती कि उन्होंने ये 90 दिन वाली शर्त, जिसमें थोड़ी रिलैक्सेशन भी उनको दी गई थी, उन्होंने पूरी क्यों नहीं की। पैसों का बहाना था, इंतज़ामिया का बहाना था, जो भी था, ये कलम चीफ जस्टिस साहब के हाथ में था और वो ये फैसला लिख सकते थे कि ये तमाम लोग नाअहल हो चुके हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर वो हिम्मत करके ये फैसला कर लेते, चाहे वो ये फैसला अभी इम्प्लीमेंट ना भी कर सकते, उनकी रिटायरमेंट भी हो जाती, वो घर भी चले जाते, लेकिन कानून का एक असूल है कि जो फैसला लिखा जाता है ना, वो फैसला फिर रिकॉर्ड का हिस्सा रहता है, उसे रिवर्स नहीं कर सकते आप। अपील करके या जो करके वो एक अलग लीगल प्रोसीजर है, लेकिन फैसला जब लिखा जाता है तो फैसला हो जाता है, वो तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और वो किसी भी वक्त दोबारा उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है जी, चीफ जस्टिस साहब तो घर चले गए, वजीर आजम साहब अपने आबाई वतन लंदन तशरीफ ले गए, तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, और माजी करीब से, माजी बईद में भी नहीं जाते, माजी करीब से मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा कि वकला बहाली की तहरीक चली थी, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुशर्रफ ने जिस तरह से हटाया था, और जो वो सारा, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरजेंसी प्लस उन्होंने लगाई और वो सब कुछ किया, अदालतों में ताले डाल दिए, चीफ जस्टिस साहब को उससे हटा दिया। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक काम किया था, और वो ये कि नज़रबंद होने से पहले उन्होंने अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर एक दरख्त के नीचे, जी हाँ, एक दरख्त के नीचे उन्होंने अदालत लगाई थी, क्योंकि ये जज का सवाबदीदी इख्तियार होता है कि वो अदालत कहीं भी लगा सकता है। तो उन्होंने अपने जो साथी उनके जज थे, जो मुशर्रफ के आगे डट गए थे, उनके साथ उन्होंने एक अदालत लगाई। सुओ मोटो नोटिस था या किसी की अपील थी, मेरा ख्याल है सुओ मोटो लिया था उन्होंने, और उस पर उन्होंने एक फैसला लिख दिया था, और वो फैसला उन्होंने ये लिखा था कि मुशर्रफ का ये गैर आइनी कदम है और उसने आइन तोड़ा है, अबेंस में डाल दिया है, जो भी कर दिया है, लेकिन बहरहाल एक खिलाफ आइन कदम उसने उठाया है, और ये फैसला लिख के दस्तखत करके वो अपने घर गए थे, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अब ये याद रखिएगा कि ये कोर्ट रूम नंबर 1, 2, 3 में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर नहीं, उसके बाहर एक दरख्त के नीचे ये फैसला लिखा गया था। आप जानते हैं इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? बहुत अरसे तक ये बात दबी रही, किसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, तो इस पर कार्रवाई शुरू हुई, और जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के अंदर ट्राई किया गया, और सजाए मौत जो उन्हें सुनाई गई वो इस मुकदमे पर सुनाई गई थी, इस मुकदमे के फैसले पर सुनाई गई थी। याद रखिएगा कि जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया था और LF नाफिज किया था और आइन को मुअत्तल कर दिया था, उस वक़्त का ये कदम इमरजेंसी प्लस से बहुत बड़ा कदम था, कानून शिकनी का, आइन शिकनी का। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, चाहे वो जो भी करता फिर रहा हो, आर्मी चीफ अगर उसे हटा देता है तो उसे एक इंतहाई शदीद किस्म की आइन से बगावत और गद्दारी, हाई ट्रीज़न में गिना जाता है, और ये काम जनरल मुशर्रफ ने किया था। लेकिन जनरल मुशर्रफ को उस मुकदमे में ट्राई नहीं किया गया, उस मुकदमे में उन्हें फांसी नहीं दी गई, क्योंकि वो मुकदमा कभी कायम नहीं हुआ, कभी उसके वो रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने दरख्त के नीचे बैठे हुए जो फैसला लिखा था ना, उस फैसले की वजह से बाद में कई सालों के बाद जनरल मुशर्रफ को उनकी एब्सेंस में ट्राई भी किया गया। वो ट्राई जब उनको किया गया तो वो मुल्क में मौजूद थे, फिर वो बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए, वापस नहीं आए। लेकिन उस मुकदमे में उनको ट्राई किया गया जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने फैसला लिख कर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया था। इतना इम्पोर्टेंट होता है एक जज का तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारी मुल्क की चीफ जस्टिस हैं, कुछ अरसे में रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, तमाम मारात और पेंशन लेंगे, ज़िंदगी मज़े से गुजारेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना ख्याल कर लेते कि उनके लिखे हुए 1 या 2 फैसलों से इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि डॉलर्स की बरसात हो जाती उनसे, मैं ये भी नहीं कहता कि खेत बहुत ज़्यादा फसलें उगाने लगते, मैं ये भी नहीं कहता कि बारिश की वजह से ज़मीन बड़ी सैराब हो जाती,
और ना ही मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जाम पहिया जो बिल्कुल खड़ा है इस वक़्त, वो एकदम से इतना चालू हो जाता कि पाकिस्तानी रातों रात करोड़पति हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं होती, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है। लेकिन उनके इस फैसले से सही सिमत का तयन ज़रूर हो जाता। मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की अदलिया ने हालिया दिनों में कमज़ोरी दिखाई है। इन्होंने वो फ़ैसले नहीं किए जो इन्हें करने चाहिए थे, और वो जायज़ फ़ैसले भी नहीं किए जो करने चाहिए थे। मैं उन अदलिया के जजों की बात तो करता ही नहीं हूँ जिनका एटीट्यूड या जिनका झुकाव अज़हर मिन अश-शम्स है, सूरज की तरह रोशन है। उनके बारे में तो बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आपको याद होगा पंजाब के गवर्नर होते थे सलमान तासीर, जो कि वो फिर वो तौहीन रसालत में और वो आसिया के केस में ग़ालिबन उनको बॉडीगार्ड ने उनके मार दिया था फायरिंग करके। सलमान तासीर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, और ये उन दिनों की बात है जब इन दोनों के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ी छीना-झपटी होती थी। तो सलमान तासीर साहब ने उस वक़्त एक बयान दिया था कि, और ये मैं उनके अल्फ़ाज़ कोट कर रहा हूँ, ये मेरे अल्फ़ाज़ नहीं हैं। सलमान तासीर ने ये कहा था कि शरीफ ख़ानदान ने, यानी नवाज़ शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अदालतों में जो पनीरी लगाई है, उसके समरात वो बहुत दहाइयों तक हासिल करते रहेंगे। इस जुमले का मतलब समझने की कोशिश करें कि उन्होंने अदालतों में अपने मनपसंद लोगों को जूनियर लेवल से जिस तरह से स्टार्ट करवाया है, और वो कई बरस गुजरने के बाद जब तरक्की पा के बड़े आला किस्म के अदालती मनासब पर पहुंचेंगे, तो फिर जाहिर है कि जिन लोगों ने, जो उनके सरपरस्त हैं, जिन्होंने उनको आगे बढ़ने में मदद की, और आउट ऑफ टर्न जाके उनको अदालतों में लगाया बगैर किसी मेरिट के, तो फिर जाहिर है कि वो अपने आकाओं का और अपने जिन्होंने उनकी आबियारी की है उनका वो ख्याल रखेंगे। उसका सबूत एक इस तरह से मिलता है, जो हालिया अदालती फ़ैसले आ रहे हैं जिस तरह से बाज़, जस्टिस दिलावर हुमायूं के बारे में बात करना बेकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो जिस तरह से डिले कर रहे हैं, और डिले इन जस्टिस इज़ डिनायल जस्टिस, कि अगर आप ताख़ीर करते हैं इंतखाब उसमें इंसाफ में, तो फिर इंसाफ नहीं होता ये। हमें सब नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, आम आदमी भी ये बात समझता है। लेकिन अगर आप देखें, एक मिसाल इससे ले लें कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो सेनेट है, सेनेट एक वाहिद इदारा है अभी जो इस वक़्त कंप्लीट है, असम्बलियाँ तो डिसॉल्व हो चुकी हैं। पाकिस्तान के सेनेट में इस वक़्त 100 या 101 सेनेटर्स हैं, उसमें तमाम पार्टियों के सेनेटर्स हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तादाद मुझे एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक कलील तादाद में है क्योंकि बाकी पार्टीज़ भी हैं। मुस्लिम लीग नून की टिकट पर 12 साबिक आला जजेस इस वक़्त सेनेटर्स हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? 12 जजेस मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इस वक़्त सेनेट में रुकन है, वो सेनेटर्स बने हुए हैं। तो अगर इसे नवाज़ना नहीं कहते और ख़्याल रखना नहीं कहते, तो फिर और किस चीज़ चिड़िया का नाम है ख़्याल रखना। इसके साथ मैं मज़ीद इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो करूँगा, उसमें हम मज़ीद को अदलिया पर या पाकिस्तान में इंसाफ़ का हसूल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है, जाते-जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब के इरादों से कुछ लग रहा है कि जो नैब तरमीमी बिल पास किया था कौमी असम्बली ने अफरा-तफरी में, और अपने सारे गंगा नहा के और पाक पवित्र हो गए थे, और उन्होंने स्नान कर लिया था गंगा में, और हौज़ कौसर वो हौज़ कौसर नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो आब ज़मज़म से वज़ू करके जो आ गए और पाक साफ़ हो गए। मुझे लगता है कि जानने से पहले शायद बंदयाल साहब को अपने कारनामों में तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसा फ़ैसला कर जाएँ कि जिसके साथ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीडीएम की जमातों के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो जाए। मुझे उम्मीद है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई फ़ैसला आएगा, क्योंकि वो फ़ैसला बिल्कुल बरहक होगा। नैब में जो अंधाधुंध कवानीन में तरमीम करके जिस तरह से उसके दाँत निकाल दिए गए, और जिस तरह से उसे बिल्कुल एक बेअसर इदारा बना दिया गया, वो तमाम की तमाम तरामीम वापस ही होनी चाहिए, क्योंकि वो शख़्सी और ज़ाती मफ़ाद के लिए वो तरामीम की गई थीं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और आखिर में गुज़ारिश करूँगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ अगर आप पसंद करें। अगर आप इख्तिलाफ़ रखते हैं तो ज़ाहिर है ये आपका हक़ है। उस सूरत में मैं आपसे गुज़ारिश नहीं करता कि आप अपनी तबीयत पर जबर करें और ये चीज़ें करें। बहरहाल, हौसला अफ़ज़ाई का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़िंदाबाद।